शाम की उदास रोशनी में जब सूरज की आखिरी किरणें दीवारों से रुखसत हो रही थीं, फारस एक पुराने कमरे में तन्हा बैठा था। उसकी आंखों में थकन और दिल में एक गहरा कर्ब छुपा था। उसे याद था वो दिन जब जिंदगी के रंग मुख्तलिफ थे, मगर अब सिर्फ खामोशी उसका मुकद्दर थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा उसे बार बार उसके माजी की तल्ख यादों की तरफ ले जा रही थी। उसने सामने रखी एक तस्वीर को देखा। उसमें एक बेहद दिलकश चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो चेहरा जो कभी उसकी कायनात का मरकज था, अब सिर्फ एक धुंधला ख्वाब बन चुका था। उस लड़की की आंखों में वो चमक थी जो अंधेरी रातों में रास्ता दिखाती थी, मगर तकदीर ने उनके दरमियान वो फासले पैदा कर दिए थे जिन्हें मिटाना अब मुमकिन न था। फारस ने एक लंबी आह भरी और सोचने लगा कि मोहब्बत इंसान को कितना बेबस कर देती है। एक तरफ खानदान की अना थी और दूसरी तरफ वो वादे जो उसने निभाने की कसम खाई थी। क्या वो कभी इस हिसार से निकल पाएगा? क्या सच्ची मोहब्बत का अंजाम हमेशा जुदाई ही होता है? उसके जहन में सवालात का एक तूफान था, मगर जवाब कहीं मौजूद न था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फारस चौंक गया। इस वक्त वहां कौन हो सकता था? उसने हिम्मत जमा की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कवाड़ खोले, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने वही दिलकश सूरत खड़ी थी जैसे वो भूलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और लहजे में वो तरब जो बरसों की दूरी का पता दे रही थी। फारस, क्या तुमने मुझे वाकई भुला दिया? उसकी आवाज लरज रही थी। फारस के पास अल्फाज खत्म हो गए थे, सिर्फ धड़कनों का शोर बाकी था। दरवाजे पर खड़ी वो दिलकश सूरत जोया की थी, जिसे देखकर फारिस के कदमों की जुंबिश थम गई थी। हवा का एक तेज झोंका उनके दरमियान से गुजरा, जैसे वो भी उनकी खामोश गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहता हो। जोया की आंखों से गिरने वाले आंसू उसके रुखसारों पर जम से गए थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज उसके हलक में कांटों की तरह चुभ रहे थे। फारिस ने एक कदम पीछे हटाया और भराई हुई आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो जोया? क्या वो सब काफी नहीं था जो हमने सालों पहले एक दूसरे से कहा था? उसके लहजे में गुस्सा कम और वो दर्द ज्यादा था जो बरसों से उसके सीने में दफन था। कमरे में फैली हुई पुरानी किताबों की खुशबू और मध्यम रोशनी उस मंजर को मजीद उदास बना रही थी। फारिस ने महसूस किया कि उसके हाथ लरज रहे हैं। वो जोया जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से बगावत की थी, आज उसके सामने एक सवाल बनकर खड़ी थी। जोया ने लरजते हाथों से अपने दुपट्टे का पल्ला थामा और कहा, फारिस, कुछ फैसले हमारे अपने नहीं होते। तकदीर के लिखे को मिटाना मेरे बस में नहीं था। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं कि मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो फारिस के दिल की मजबूत दीवारों को हिला रही थी। फारिस ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। बेवफाई? जोया, जब तुमने बगैर कुछ कहे मेरा हाथ छोड़ा था, तब वफादारी के मायने बदल गए थे। मैंने महीनों तुम्हारा इंतजार किया, उन रस्तों पर भटकता रहा जहां हम कभी साथ चले थे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि एक जीते जागते इंसान का अंदर से मर जाना क्या होता है? फारिस की आवाज अब ऊंची हो रही थी, जैसे बरसों का लावा आज फट पड़ा हो। उसने जोया की आंखों में देखा जहां अब नदामत के सिवा कुछ न था। जोया ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर फारिस के सर्द लहजे ने उसे वहीं रोक दिया। तुम्हें लगता है कि एक माजरत सब कुछ ठीक कर देगी? उस रात जब तुम्हारे बाप ने मेरे खानदान की तजलील की थी और तुम खामोश खड़ी देख रही थी, उस वक्त मेरी मोहब्बत का जनाजा निकल गया था। जोया की सिसकियां अब गूंजने लगी थी। वो चिल्लाई, तुम नहीं जानते फारिस, मुझे मजबूर किया गया था। मुझे तुम्हारी जिंदगी की धमकी दी गई थी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी, चाहे इसकी कीमत मुझे तुम्हारी नफरत की सूरत में ही क्यों न चुकानी पड़ती। ये इंकिशाफ फारिस के लिए किसी बिजली के झटके से कम ना था। उसके कदम लड़खड़ाए और वो कुर्सी का सहारा लेने पर मजबूर हो गया। क्या वो सच कह रही थी? क्या उसकी खामोशी के पीछे उसकी जिंदगी की हिफाजत छिपी थी? कमरे में छाई खामोशी अब मजीद बोझल हो गई थी। बाहर बादल गरज रहे थे, जैसे कुदरत भी उनके दुख में बराबर की शरीक हो। फारिस ने महसूस किया कि उसकी नफरत की बुनियादें हिल रही हैं, मगर वो अना का असीर था जो उसे झुकने नहीं दे रही थी। फारिस की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और वो माजी की उन तल्ख गलियों में जा पहुंचा जहां से उसकी बर्बादी का सफर शुरू हुआ था। वो एक सर्द दिसंबर की रात थी, जब आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें उसके दिल पर तीर बनकर लग रही थीं। फारिस और जोया ने एक दूसरे का हाथ थामकर वो वादे किए थे जो आमतौर पर कच्ची उम्र के लोग किया करते हैं, मगर उनकी मोहब्बत में एक अजीब सी संजीदगी थी। फारिस को याद था कि वो कैसे जोया के घर के बाहर खड़ा था, उस उम्मीद में कि आज वो अपने रिश्ते की बात करेगा, मगर वहां उसे मोहब्बत के बदले सिर्फ नफरत और तजलील मिली। जोया के वालिद, जो एक बाअसर और मगरूर इंसान थे, उन्होंने फारिस को सबके सामने रुस्वा किया था। उनकी आवाज आज भी फारिस के कानों में हथौड़ों की तरह गूंजती थी। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो? तुम जैसे लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, उन्हें पूरा करने की सख्त तुम में नहीं है। उस रात जोया वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं, मगर वो लब खामोश थे।
फारिस को लगा था कि शायद जोया उसके हक में आवाज उठाएगी, मगर वो पत्थर का बुत बनी रही। वही खामोशी फारिस के दिल में जहर बनकर उतर गई थी। उसे नहीं मालूम था कि उस खामोशी के पीछे जोया के बाप की वो धमकी थी जिसने जोया के हाथ पांव बांध दिए थे। जोया के वालिद ने उसके कान में सरगोशी की थी, अगर तुमने इस लड़के के हक में एक लफ्ज भी बोला तो याद रखना, उसकी लाश यहां से उठेगी। माजी की उन यादों ने फारिस के वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। उसने हाल में वापस आते हुए जोया की तरफ देखा, जो अब भी उसके सामने खड़ी सिसकियां भर रही थी। फारिस का लहजा अब थोड़ा नर्म हुआ, मगर उसमें मौजूद कसक अब भी बरकरार थी। तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया जोया? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता था? तुमने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया और खुद एक खामोश तमाशाई बनी रही। जोया ने तड़प कर जवाब दिया, फारिस, मोहब्बत सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी की जिंदगी की खातिर उससे दूर होना भी मोहब्बत का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। मैंने वो इम्तिहान दिया है। मैंने तुम्हारी जिंदगी मांगी थी, चाहे उसके बदले मुझे तुम्हारी नफरत ही क्यों ना मिलती। क्या तुम जानते हो कि इन सालों में मैंने हर दिन कैसे गुजारा है? हर लम्हा तुम्हारी याद मुझे तड़पाती रही, मगर मैं मजबूर। कमरे में छाई हुई वो घुटन अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। फारिस को अपनी तमाम तर नफरत पिघलती हुई महसूस हो रही थी, मगर वो बरसों का दुख एक पल में कैसे मिटाता? उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश तेज हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात हुई थी जब सब कुछ बिखर गया था। उसने महसूस किया कि उनकी कहानी का ये मोड़ सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, जहां सच सामने तो है, मगर इस सच को अपनाने की हिम्मत शायद अब खत्म हो चुकी थी। अभी फारिस और जोया के दरमियान वो खामोश जंग जारी थी कि बाहर से एक चमचमाती हुई गाड़ी के रुकने की आवाज आई। बारिश की बूंदों में घुली हुई खामोशी को किसी के भारी कदमों ने तोड़ दिया। फारिस ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक वजीहा और बाअसर शख्सियत का हामिल नौजवान खड़ा था। उसका नाम अरमगान था, जो जोया के वालिद का करीबी कारोबारी शरीक और उनका पसंदीदा इंतखाब था। अरमगान की शख्सियत में एक अजीब सा रौब और एतमाद था। उसने कमरे के अंदर कदम रखा और उसकी नजरें पहले फारिस और फिर जोया के आंसुओं से भीगे चेहरे पर पड़ीं। उसके लबों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो इस मंजर से पहले ही वाकिफ हो। जोया, मैंने तुम्हें मना किया था कि माजी की खाक छानने से कुछ हासिल नहीं होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरमगान की आवाज में एक ऐसी मिठास थी जिसके पीछे जहर छुपा हुआ था। फारिस ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे अरमगान का लहजा और उसकी मौजूदगी एक आंख ना भाई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फारिस ने धाड़ते हुए पूछा। अरमगान ने निहायत सुकून से अपने कोट के बटन खोले और कुर्सी पर बैठ गया, जैसे वो इस घर का मालिक हो। मैं जोया का मुहाफिज हूँ फारिस, वो शख्स जो इस वक्त उसके साथ खड़ा था जब तुम अपनी अना की चादर ओढ़कर कहीं छुप गए थे। मैं वही हूँ जिसने जोया के खानदान को बिखरने से बचाया। जोया ने घबराकर अरमगान की तरफ देखा और लरसते हुए बोली, अरमगान, प्लीज यहाँ से चले जाओ, ये मेरा और फारिस का जाती मामला है। मगर अरमगान के इरादे कुछ और ही थे। उसने एक फाइल मेज पर पटकी और फारिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, फारिस, तुम एक ख्वाब देखने वाले इंसान हो और मैं हकीकत पसंद हूँ। जोया के वालिद ने जोया का हाथ मेरे हाथ में देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मैंने उनके डूबते हुए कारोबार को सहारा दिया है। अब तुम इस कहानी में एक बिन बुलाए मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं हो। फारिस के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने जोया की तरफ देखा, जिसकी खामोशी अब बहुत से नए सवालात को जन्म दे रही थी। क्या जोया ने वाकई अरमगान को कबूल कर लिया था? क्या उसकी तड़प और उसका लौट कर आना सिर्फ एक ढोंग था? कमरे की फिजा अब पहले से ज्यादा बोझल हो चुकी थी। अरमगान का वजूद एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा हो गया था जिसे पार करना फारिस के लिए नामुमकिन नजर आ रहा था। अरमगान ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। वक्त बहुत कीमती है फारिस। जोया, चलो मेरे साथ, तुम्हारे वालिद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जोया ने एक आखिरी नजर फारिस पर डाली। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, मगर अरमगान के मजबूत इरादों के सामने वो बेबस नजर आ रही थी। फारिस वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ खाली थे और दिल में एक नया जख्म लग चुका था। अरमगान की आमद ने कहानी का रुख ही बदल दिया था। अब ये सिर्फ दो प्यार करने वालों की दास्तान नहीं थी, बल्कि ये इक़्तिदार, पैसे और अना की एक ऐसी तकून बन चुकी थी जिसमें फारिस बुरी तरह फंस गया था। अरमगान के जाने के बाद कमरे में छाई खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा लग रही थी। फारिस साकित खड़ा था, मगर उसके अंदर जज्बात का एक समंदर मौजे मार रहा था। अरमगान के वो अल्फाज कि तुम अब इस कहानी में एक बिन बुलाए मेहमान हो, उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। फारिस ने अपनी मुट्ठियों को इस कदर जोर से भींचा कि उसके पोरों से खून टपकने लगा। उसने खुद से अहद किया कि वो अपनी मोहब्बत को यूं किसी सौदागर के हाथों नीलाम नहीं होने देगा। फारिस ने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश अब थम चुकी थी, मगर ठंडी हवा अब भी जिस्म को चीर रही थी। उसे मालूम था कि अरमगान कोई मामूली दुश्मन नहीं है। उसके पास ताकत, पैसा और जोया के वालिद की हिमायत थी। लेकिन फारिस के पास वो जुनून था जो पहाड़ों को भी चीर सकता था। उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने अपने और जोया के ख्वाब लिखे थे।
ان خوابوں کی دھندلی تحریر نے اسے ایک نئی ہمت دی۔ اگلے دن فارس نے شہر کے سب سے بڑے کاروباری مرکز جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اسے ارمغان کا مقابلہ کرنا ہے تو اسے اسی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ وہ پرانا فارس نہیں رہا تھا جو صرف شاعری اور خوابوں کی دنیا میں رہتا تھا۔ اب اس کے اندر ایک ضدی اور خوددار انسان جاگ چکا تھا۔ اس نے اپنے قریبی دوست سے رابطہ کیا اور مدد مانگی۔ فارس کا ارادہ واضح تھا، وہ زویا کے والد کے کاروبار میں موجود ان کمزوریوں کو تلاش کرنا چاہتا تھا جن کا فائدہ اٹھا کر ارمغان نے انہیں اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا دباؤ ہے۔ اسی دوران زویا اپنے کمرے میں بیٹھی فارس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ارمغان فارس کو نقصان پہنچائے گا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ فارس نے اب موت کا خوف اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ فارس نے ارمغان کے دفتر میں جا کر اسے براہ راست للکارنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ارمغان اسے دیکھ کر ہنسا۔ تم پھر یہاں آ گئے؟ کیا تمہیں اپنی تذلیل کروانے کا بہت شوق ہے؟ فارس نے اپنی آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا کی جو ارمغان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ارمغان، کھیل اب شروع ہوا ہے۔ تم نے زویا کو ایک سودا سمجھا ہے، مگر میں اسے اپنی زندگی سمجھتا ہوں، اور یاد رکھنا، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ فارس کا یہ روپ دیکھ کر ارمغان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے جس انسان کو کمزور سمجھا تھا وہ دراصل ایک سویا ہوا شیر تھا۔ فارس نے وہاں سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی مقصد تھا، زویا کو اس قید سے آزاد کروانا اور ان لوگوں کو سبق سکھانا جنہوں نے محبت کو پیسے کی ترازو میں تولا تھا۔ اب یہ جنگ صرف دل کی نہیں بلکہ وقار اور بقا کی جنگ بن چکی تھی۔ فارس اب وہ سادہ لو نوجوان نہیں رہا تھا جو صرف جذباتی باتوں پر یقین رکھتا ہو۔ ارمغان کی چیلنج بھری مسکراہٹ نے اس کے اندر کے سوئے ہوئے شکاری کو جگا دیا تھا۔ اس نے شہر کے ایک قدیم کیفے میں اپنے دوست زاویار سے ملاقات کی جو قانونی معاملات کا ماہر اور پرانے خاندانی رازوں کا امین تھا۔ کیفے کی مدھم روشنی اور کافی کی بھینی بھینی خوشبو کے درمیان فارس نے اپنی جنگ کا نقشہ تیار کیا۔ زاویار نے میز پر کچھ کاغذات پھیلاتے ہوئے کہا، فارس، تم جس آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہو وہ تمہارے ہاتھ جلا سکتی ہے۔ ارمغان صرف ایک کاروباری شخص نہیں ہے، وہ ایک جال ہے جس میں زویا کے والد بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ان کے خاندان کے کچھ ایسے پرانے قرضے ہیں جن کی دستاویزات ارمغان کے قبضے میں ہے۔ فارس نے ان کاغذات پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ زویا کی قربانی دراصل اس کے باپ کے بدعنوانیوں کا کفارہ تھی۔ دوسری طرف زویا اپنے عالیشان گھر کے وسیع باغ میں تنہا بیٹھی تھی۔ بارش کے بعد گھاس پر پڑی شبنم کی بوندیں اسے اپنی زندگی کی طرح لگ رہی تھیں جو دھوپ نکلتے ہی فنا ہو جاتی ہیں۔ ارمغان وہاں آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم اب بھی اس شخص کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا زویا، وہ ایک ہارا ہوا جواری ہے، ارمغان نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ زویا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں پہلی بار ارمغان کے لیے خوف کے بجائے نفرت تھی۔ تم نے اسے نہیں دیکھا ارمغان، تم نے اس کی آنکھوں میں موجود اس آگ کو نہیں دیکھا جو تمہارے اس محل کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ ارمغان قہقہا لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ فارس کو ایک مچھر سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ فارس نے اپنا پہلا مہر چل دیا ہے۔ فارس نے زاویار کی مدد سے ارمغان کے ان خفیہ اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر لی تھی جن کے ذریعے وہ زویا کے والد کو بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ اگر فارس پکڑا جاتا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے، مگر اب اس کے لیے جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب شہر سو رہا تھا، فارس اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اگلی چال سوچ رہا تھا۔ اس نے زویا کو ایک گمنام پیغام بھیجا، حوصلہ مت ہارنا، تمہاری خاموشی کا حساب لینے کا وقت قریب ہے۔ زویا نے جب وہ پیغام پڑھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ فارس اب اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت کام کر رہی ہے۔ وہ قوت فارس کی وہ محبت تھی جسے ارمغان نے مٹی میں ملانے کی کوشش کی تھی۔ اب شطرنج کے بساط بچ چکی تھی اور پہلا مہرہ چل دیا گیا تھا۔ فارس جانتا تھا کہ ابھی راستہ طویل ہے، مگر اس نے اپنا پہلا قدم مضبوطی سے جما لیا تھا۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو ارمغان کے لیے وہ ایک عام سی صبح تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ یہ اس کے زوال کی پہلی دستک ہے۔ ارمغان اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سیکریٹری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی کہ کمپنی کے مرکزی سرور پر کسی نے حملہ کیا ہے اور کچھ انتہائی حساس دستاویزات غائب ہیں۔ ارمغان کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ وہ دستاویزات کوئی عام کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ زویا کے والد کی وہ کمزوریاں تھیں جن کے سہارے ارمغان نے پورے خاندان کو یرغمال بنا رکھا تھا۔
ارمغان نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور چلایا، یہ کس کی جرت ہے؟ کون ہے جو میری سلطنت میں نقب لگانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اسے فوراً فارس کا وہ پرسکون چہرہ یاد آیا جس نے اسے پچھلے دن للکارا تھا۔ کیا وہ معمولی سا لڑکا یہ سب کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، اس نے خود کو تسلی دی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک گمنام ای میل موصول ہوئی جس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں انہیں اپنی بستیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری طرف فارس ایک گمنام مقام پر بیٹھا زاویار کے ساتھ اگلی چال پر غور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے بتاتے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ فارس نے زاویار کی طرف دیکھ کر ایک تھکی ہوئی مگر فاتحانہ مسکراہٹ دی اور کہا، ارمغان کو لگ رہا تھا کہ وہ طاقتور ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ سچائی جب سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے قلعے ریت کے ڈھیر ثابت ہوتے ہیں۔ زاویار نے اسے خبردار کیا کہ ارمغان اب خاموش نہیں بیٹھے گا اور وہ جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ فارس نے کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے شہر کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ کیا وہ زویا کو اس سب کے درمیان محفوظ رکھ پائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ ارمغان زخمی سانپ کی طرح پلٹے گا۔ زویا کو جب ارمغان کی پریشانی کا علم ہوا تو اسے سمجھ آ گیا کہ فارس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے دل میں ایک طرف خوشی تھی کہ فارس اس کے لیے لڑ رہا ہے، تو دوسری طرف شدید خوف کہ کہیں اس جنگ میں فارس کی جان نہ چلی جائے۔ وہ اپنے کمرے میں مصلے پر بیٹھی رب سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ حق کو فتح دے اور اس معصوم محبت کو کسی کی نظر نہ لگے۔ شام ہوتے ہوتے ارمغان کے پاس پولیس کے کچھ اعلیٰ حکام پہنچ گئے جنہیں کچھ گمنام ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ ارمغان کی ساکھ داؤں پر لگ چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور بار بار فارس کا نام پکار رہا تھا۔ فارس، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم نے مجھے للکار کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ فارس کا پتہ لگایا جائے اور اسے کسی بھی قیمت پر اس کے سامنے لایا جائے۔ اب یہ مقابلہ صرف شطرنج کی چالوں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ایک خونی جنگ کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا، جہاں ایک طرف فارس کا جنون تھا اور دوسری طرف ارمغان کی وحشت۔ رات کے اندھیرے نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر ارمغان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فارس نے اس کی جڑوں پر وار کیا ہے اور اب اس کا جواب خاموشی سے دینا ممکن نہیں تھا۔ ارمغان نے اپنے وفادار کارندے کو طلب کیا اور سرد لہجے میں کہا، فارس کو مارنا میرا مقصد نہیں، اسے تڑپانا میرا مقصد ہے۔ وہ شخص جو اس کے سب سے قریب ہے اسے اٹھا لو۔ میں چاہتا ہوں کہ فارس خود چل کر میرے پاس آئے اور اپنی شکست کا اعتراف کرے۔ اگلی صبح جب فارس اپنے دوست زاویار کے گھر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے سینے میں جیسے سانس رک گئی۔ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور اندر سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ زاویار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ فارس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً زاویار کے نمبر پر کال کی، مگر فون بند تھا۔ فارس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ ارمغان کی پہلی جوابی کارروائی ہے۔ اس نے دیوار پر لگے ایک کاغذ کو دیکھا جس پر خون سے لکھا تھا، کھیل اب خونی ہو چکا ہے فارس۔ فارس نے خود کو سنبھالا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ درد نہیں بلکہ ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ارمغان نے حد پار کر دی ہے۔ اس نے زاویار کو اس خطرناک کھیل میں شامل کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ فارس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک گہرا سانس لیا اور سوچا کہ اگر وہ اب کمزور پڑ گیا تو ارمغان سب کچھ تباہ کر دے گا۔ اس نے اپنے رابطوں کا استعمال شروع کیا اور شہر کے زیر زمین نیٹ ورک سے مدد مانگی تاکہ زاویار کا پتہ لگایا جا سکے۔ ادھر زویا کے گھر میں تناؤ اپنی انتہا پر تھا۔ زویا نے محسوس کیا کہ ارمغان کے رویے میں ایک عجیب سی صفاقی آ گئی ہے۔ وہ جب بھی زویا کے سامنے آتا اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ اور حقارت آمیز چمک ہوتی۔ تمہارا وہ مسیحا اب اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے زویا۔ محبت کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے اور فارس اسے چکانے کے قابل نہیں ہے۔ ارمغان نے زویا کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ زویا کا دل لرز اٹھا، مگر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور کہا، تم جتنا چاہو ظلم کر لو ارمغان، مگر یاد رکھنا کہ جس کی بنیاد سچ پر ہو اسے جھوٹ کے طوفان نہیں گرا سکتے۔ ارمغان نے ایک قہقہا لگایا اور وہاں سے چلا گیا۔
मगर उसके जहन में अब जोया के जरिए फारिस को तोड़ने का एक भयानक मंसूबा बनना शुरू हो गया था। वो जानता था कि फारिस की सबसे बड़ी कमजोरी जोया है, मगर वो इस पत्ते को अभी नहीं खेलना चाहता था। वो पहले फारिस को तन्हा करना चाहता था, उसे उसके दोस्तों और हामियों से महरूम करना चाहता था। फारिस इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, मगर पाने के लिए सिर्फ जोया की मोहब्बत और अपना वकार। रात की खामोशी में फारिस ने अपने हथियारों को दुरुस्त किया और आईने में अपनी तस्वीर देखी। अब वो सिर्फ एक आशिक नहीं रहा था, अब वो एक सिपाही बन चुका था जिसे अपनी जंग खुद लड़नी थी। शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक पुरानी और बोसीदा फैक्ट्री के अंदर खामोशी का राज था, मगर ये खामोशी किसी आने वाले तूफान का पता दे रही थी। अरमगान वहां एक ऊंची कुर्सी पर बैठा सिगरेट के मरगोले उड़ा रहा था, जबकि उसके सामने ज़ावियार लहू में लथपथ कुर्सी से बंधा हुआ था। अरमगान के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि फारिस अब ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारा दोस्त बहुत जिद्दी है ज़ावियार, मगर इसे नहीं मालूम कि उसकी ये जिद तुम दोनों की मौत का सबब बनेगी, अरमगान के हकारत से कहा। अचानक फैक्ट्री के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ और बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो गई। अरमगान के कारिंदे चौंक गए और अंधेरे में अपनी बंदूकें तान ली। फारिस अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक साये की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वो आग थी जो बरसों की महरूमी और आज की नफरत से मिलकर बनी थी। उसने पहला वार अरमगान के सबसे करीबी मुहाफिज पर किया, जो बगैर किसी आवाज के जमीन पर जा गिरा। फारिस अब सिर्फ एक आशिक नहीं था, वो अपने दोस्त की जिंदगी के लिए लड़ने वाला एक शिकारी बन चुका था। अरमगान ने चिल्लाकर कहा, फारिस, मैं जानता हूं तुम यहीं हो, सामने आओ और मर्दों की तरह मेरा मुकाबला करो। फारिस की आवाज अंधेरे के किसी कोने से गूंजी। अरमगान, मर्द वो होते हैं जो मैदान में लड़ते हैं, वो नहीं जो निहत्थे लोगों को अगवा करके अपनी ताकत दिखाते हैं। आज तुम्हारा गुरूर इसी मिट्टी में मिलेगा। फारिस ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई, जो अरमगान के बाजू को छूती हुई गुजर गई। अरमगान दर्द से कराह उठा और उसके आदमियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कमरे में बारूद की बू और गोलियों की थरथराहट फैल गई। फारिस ने कमाल होशियारी से एक एक करके अरमगान के कारिंदों को ठिकाने लगाना शुरू किया। वो ज़ावियार के करीब पहुंचा और उसकी रस्सियां काटी। ज़ावियार ने नहीफ आवाज में कहा, फारिस, यहाँ से निकल जाओ, ये एक जाल है। मगर फारिस ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, हम साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। इसी दौरान अरमगान ने पीछे से वार करने की कोशिश की, मगर फारिस ने फुर्ती से मुड़कर उसे जोरदार ठोकर मारी, जिससे अरमगान दूर जा गिरा। फारिस ने अरमगान की गर्दन पर पैर रखा और अपनी पिस्तौल उसकी पेशानी पर टिका दी। बोलो अरमगान, अब तुम्हारी वो दौलत और ताकत कहाँ है? क्या वो तुम्हें इस गोली से बचा सकती है? अरमगान की आंखों में पहली बार मौत का खौफ नजर आया। वो हाँपते हुए बोला, अगर तुमने मुझे मार दिया तो जोया को कभी नहीं पा सकोगे। उसके बाप के दस्तखत शुदा कागजात सिर्फ मेरे पास हैं। फारिस का हाथ रुक गया, मगर उसकी गिरफ्त अब भी मजबूत थी। उसे एहसास हुआ कि अरमगान ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं खेला था। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। फारिस ने अरमगान को एक आखिरी बार ठोकर मारी और ज़ावियार को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अगरचे वो अपने दोस्त को बचा चुका था, मगर उसे मालूम था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अरमगान अब मजीद खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी अना को गहरा जख्म लगा था। फारिस ने दूर जाते हुए फैक्ट्री की तरफ देखा और दिल ही दिल में अहद किया कि वो जोया को इस दरिंदे के चंगल से छुड़ाकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी आखिरी बूंद तक लहू बहाना पड़े। फैक्ट्री वाले वाक़े के बाद अरमगान के अंदर का दरिंदा पूरी तरह बेदार हो चुका था। उसने महसूस कर लिया था कि फारिस को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने अब उसकी रूह पर वार करने का फैसला किया। अरमगान ने जोया के वालिद अरसलान साहब को अपने ऑफिस बुलाया। अरसलान साहब, जो कभी शहर के मुअज़्ज़िज़ बिजनेसमैन थे, अब अरमगान के सामने एक हारे हुए जुवारी की तरह बैठे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और कांपते हाथ उनकी अंदरूनी शिकस्त की कहानी सुना रहे थे। अरमगान ने अपनी मेज़ पर रखी हुई कुछ फाइलें अरसलान साहब की तरफ धकेली और जहरीले लहजे में कहा, अरसलान साहब, आपका वो लाडला फारिस तो अब बागी हो गया है। उसने मेरे आदमियों पर हमला किया और मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचाया। अगर मैं चाहूं तो उसे अभी जेल भिजवा सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसे रोकें। अरसलान साहब ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, अरमगान वो बच्चा है, उसे माफ कर दो, वो जोया दी खातिर ये सब कर रहा है। अरमगान ने एक जोरदार कहकहा लगाया जो पूरे कमरे में गूंज उठा। माफी? मेरे लुगत में ये लफ्ज नहीं है। अब आपको एक काम करना होगा। आप फारिस को खुद फोन करेंगे और उसे कहेंगे कि अगर उसने मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो आप खुदकशी कर लेंगे। उसे बताएं कि आपकी इज्जत और जिंदगी अब सिर्फ मेरी खुशनुदी में है।
अरसलान साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने ही घर में एक कैदी बन चुके थे। अरमगान ने उनके सामने एक पिस्तौल रखी और सर्द लहजे में कहा, या तो उसे रोके या फिर अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लें। फारिस उस वक्त जावियार की मरहम पट्टी कर रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अरसलान साहब का नाम देखकर उसके दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हुआ। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से अरसलान साहब की सिसकियां सुनाई दीं। फारिस बेटा, मेरी खातिर रुक जाओ, अरमगान ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अगर तुमने उसके खिलाफ कोई और कार्रवाई की तो वो मेरा जनाजा निकाल देगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। फारिस के हाथ से फोन छूट गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अंदाजा नहीं था कि अरमगान इस हद तक गिर जाएगा कि एक बूढ़े बाप को अपने ही बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जावियार ने फारिस का कंधा थपथपाया, मगर फारिस की आंखों में अब सिर्फ बेबसी थी। वो जानता था कि अरसलान साहब सिर्फ एक मोहरा है, मगर वो उस मोहरे को गिरा नहीं सकता था। अरमगान ने उसे एक ऐसी दलदल में धकेल दिया था जहां से निकलने का हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। अगर वो आगे बढ़ता है तो जोया के बाप की जान जाती है, और अगर वो रुक जाता है तो जोया हमेशा के लिए अरमगान के जहन्नम में कैद हो जाएगी। रात की स्याही में फारिस अकेला सड़क पर चल रहा था। उसे लग रहा था कि अरमगान जीत रहा है, मगर उसकी रूह का एक कोना अब भी ये कह रहा था कि अंधेरा जितना गहरा हो, रोशनी की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। अब उसे किसी ऐसी चाल की जरूरत थी जो अरमगान के इस मकरूह जाल को हमेशा के लिए काट दे। अरसलान साहब की इस फोन कॉल ने फारिस को अंदर से तोड़ दिया था, मगर इस टूट फूट ने उसे एक नई सिमत दिखाई। वो समझ गया था कि अरमगान के खिलाफ बराह रास्त लड़ना अब नामुमकिन है, क्योंकि उसने खानदान की साख को ढाल बना लिया था। फारिस ने 2 दिन तक खुद को एक कमरे में बंद रखा, जहां उसके पास सिर्फ जावियार की फराहम करदा वो दस्तावेजात थी जो अरमगान की कारोबारी सल्तनत का कच्चा चिट्ठा थी। उसने महसूस किया कि अरमगान ने अरसलान साहब के जिन कर्जों का सहारा लिया था, उनमें से ज्यादातर गैर कानूनी और जाली थे, जिन पर अरमगान ने धोखे से दस्तखत करवाए थे। फारिस ने ज़ात के अंधेरे में शहर के एक गुमनाम ऑडिटर और टैक्स माहिर से मुलाकात की, जो अरमगान के पुराने हरीफों के लिए काम कर चुका था। फारिस ने उसके सामने वो तमाम सबूत रखे जो उसने अरमगान के सर्वर से चुराए थे। अगर ये मालूमात मंजर आम पर आ गई तो अरमगान का कारोबार रेत के घरौंदे की तरह गिर जाएगा, माहिर ने कागजात पर नजर डालते हुए कहा। फारिस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे उसे सिर्फ गिराना नहीं है, मुझे उसे इसके अपने जाल में जकड़ना है। मुझे वो दस्तावेजात चाहिए जो अरसलान साहब को इसके चंगुल से आज़ाद करवा सकें। इसी दौरान अरमगान की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे जोया के खामोश रवैये से डर लग रहा था। जोया ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो सिर्फ खिड़की के पास बैठकर आसमान को तकती रहती थी। अरमगान ने उसके करीब जाकर कहा, तुम्हारे वालिद ने फारिस को रोक दिया है जोया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हें हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि तुम मेरी मलकियत हो। जोया ने मुड़कर उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई हकीर कीड़ा हो। तुम्हारा गुरूर तुम्हें ले डूबेगा अरमगान, तुमने इंसानों को खरीदा है, उनके हौसलों को नहीं। अगली सुबह अरमगान के दफ्तर में स्टेट बैंक और वफाकी तहकीकाती इदारे के अफसरान की एक टीम पहुंची। अरमगान के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और जाली दस्तावेज साजी के इल्जामात लगाए गए थे। ये फारिस का वो खामोश वार था जिसकी अरमगान ने तवक्को नहीं की थी। उसे लग रहा था कि फारिस जज्बाती होकर कोई गलती करेगा, मगर फारिस ने कानून का सहारा लेकर उसे वहीं ज़र्ब लगाई जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता था। अरमगान के वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि सबूत इतने ठोस थे कि उनका दिफा नामुमकिन था। फारिस ने अब अरसलान साहब को एक पैगाम भेजा, आप आज़ाद हैं। अरमगान के पास अब आपको डराने का कोई हक नहीं रहा। अरसलान साहब ने जब ये खबर सुनी तो उनकी आंखों से शुक्राने के आंसू जारी हो गए। वो समझ गए कि फारिस ने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया है, मगर अरमगान अब भी आज़ाद था और वो एक ज़ख्मी दरिंदे की तरह किसी आखिरी खूनी खेल की तैयारी कर रहा था। उसे मालूम था कि उसका सब कुछ लुट चुका है, और जब इंसान के पास खोने को कुछ न रहे तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब ये जंग अपने आखिरी और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो रही थी। शहर में चारों तरफ अरमगान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके थे। उसके दफ्तर, घर और तमाम ठिकानों पर पुलिस का पहरा था। अरमगान जान चुका था कि अब उसे कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा सकता। वो एक शिकस्त खोर्दा खिलाड़ी की तरह अपने ही महलनुमा घर में कैद होकर रह गया था, मगर उसके जहन में अब भी एक आखिरी खूनी मंसूबा पनप रहा था। उसे मालूम था कि अगर वो हार रहा है तो वो फारिस को वो तोहफा देगा जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
शाम का वक्त था। जोया अपने कमरे में बैठी थी। अचानक कमरे की लाइट्स गुल हो गईं। इससे पहले कि जोया कुछ समझ पाती, नकाबपोश अफराद ने उसे अपने हिसार में ले लिया। एक नकाबपोश ने उसके मुंह पर रुमाल रखा जिसमें किसी नशावर शय की महक थी। जोया की मज़ाहमत दम तोड़ गई और वो बेहोश होकर गिर गई। जब वो होश में आई तो वो एक वीरान और पुरानी इमारत में थी जहां गर्दो गुबार और अंधेरे का राज था। सामने अरमगान खड़ा था जिसके हाथ में एक पिस्तौल थी। तुम बहुत खुश थी ना जोया कि फारिस जीत रहा है? अरमगान की आवाज में एक वहशत थी जो जोया के रोंगटे खड़े कर गई। देखते हैं अब तुम्हारा फारिस तुम्हें कैसे ढूंढ कर लाता है। अब हम इस खेल को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। या तो फारिस आज जिंदा रहेगा या फिर तुम। अरमगान ने अपने फोन से फारिस को वीडियो कॉल की। फोन की घंटी बजते ही फारिस ने कॉल उठाई। फारिस, अगर तुम अपनी जिंदगी का मकसद जिंदा देखना चाहते हो तो अगले 1 घंटे में इस लोकेशन पर पहुंच जाओ जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। और याद रखना, अगर तुम अकेले ना आए या पुलिस को साथ लाए तो जोया की लाश मिलेगी। फारिस ने जब फोन पर जोया को कुर्सी से बंधा देखा तो उसका दिल जैसे सीने से बाहर आने को बेताब हो गया। उसके हाथ लरजने लगे। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और बगैर कुछ सोचे शहर से बाहर उस वीराने की तरफ रवाना हो गया जहां अरमगान ने उसे बुलाया था। उसका जहन एक ही वक्त में हजारों मंसूबे बना रहा था, मगर हर मंसूबे का इख्तिताम जोया की जिंदगी पर जाकर रुक जाता था। जावियार ने उसे रोकने की कोशिश की मगर फारिस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इधर अरमगान ने वीराने में चारों तरफ बारूद बिछा दिया था। उसका इरादा साफ था। वो फारिस और जोया को एक साथ खत्म करना चाहता था। वो खुद को एक ऐसी तबाही बनाना चाहता था जो उनकी मोहब्बत को राख बना दे। फारिस की गाड़ी दूर से दिखाई दी। वो तन्हा था, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी पुरसुकून वहशत थी जो अरमगान के लिए परेशान कुन थी। फारिस को मालूम था कि ये एक खुदकुशी का सफ़र है, मगर मोहब्बत में इंसान अक्सर यही करता है। अब जोया और फारिस के दरमियान सिर्फ चंद 100 मीटर का फासला रह गया था और अरमगान अपनी पिस्तौल की नाली जोया की कनपटी पर रखे उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब फारिस उसकी नज़रों के सामने आ जाए। फारिस जब उस वीरान इमारत के करीब पहुंचा तो उसने महसूस किया कि हर तरफ मौत का सन्नाटा था। अरमगान ने इमारत के चारों तरफ बारूद बिछा रखा था और वो एक रिमोट कंट्रोल लिए बैठा था। जैसे ही फारिस ने इमारत के अंदर कदम रखा, अरमगान की आवाज गूंजी, तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है फारिस। एक कदम और ये पूरी इमारत तुम्हारे लिए कब्र बन जाएगी। फारिस ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर अचानक अपने जूतों में छिपी हुई एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाली जिसे उसने पहले ही जोया के वालिद की मदद से तैयार करवाया था। फारिस ने बताया, अरमगान, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने मुझे एक आम आदमी समझा। मैंने तुम्हारे इस पूरे नेटवर्क की सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया है। उसने बटन दबाया और इमारत में लगा हुआ बारूद का कनेक्शन कट गया। अरमगान की आंखें हैरत से फट गईं। उसने बटन दबाया मगर कोई धमाका नहीं हुआ। फारिस ने तेजी से आगे बढ़कर उस पर हमला किया। दोनों के दरमियान एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। फारिस ने अरमगान को जमीन पर पटक दिया मगर अरमगान ने अपने कारिंदों को इशारा किया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अरमगान ने तेजी से जोया को उठाया और एक चोर दरवाजे की तरफ भागा। फारिस ने उसका पीछा करना चाहा मगर अरमगान के आदमियों ने रास्ता रोक लिया। फारिस ने गुस्से में उन सबको धूल चटा दी मगर जब तक वो बाहर पहुंचा, अरमगान एक काली गाड़ी में जोया को बिठाकर रफ्तार से वहां से निकल चुका था। फारिस वहां खड़ा चिल्लाता रहा मगर धूल और धुएं के सिवा कुछ नहीं था। उसने महसूस किया कि अरमगान ने बसात तो तबाह कर दी है मगर वो बाजी जीत कर निकल गया। फारिस का बदन गुस्से से कांप रहा था। उसने देखा कि अरमगान ने जाते जाते एक छोटा सा नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, अब मैं तुम्हें वो जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारी मोहब्बत का अंजाम होगा। फारिस को समझ आ गया था कि अरमगान ने कोई नया और खौफनाक मकाम चुन लिया है। वो जानता था कि अब वक्त बहुत कम है। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गुस्से में उस रास्ते पर निकल गया जहां अरमगान की गाड़ी के निशान थे। उसने अपनों से दूरी और वक्त की पाबंदी को एक तरफ रखकर अब सिर्फ जोया को बचाने का इरादा कर लिया था। शहर से मीलों दूर एक पुरानी और वीरान हवेली जो अपनी खस्ता हाली की वजह से किसी डरावने ख्वाब जैसी लग रही थी, आज अरमगान का आखिरी ठिकाना थी। जोया को वहां एक कुर्सी पर बिठाया गया था। वो बेहोश थी और उसके इर्द गिर्द कुछ किराए के गुंडे तैनात थे। अरमगान ने निकाह की सारी तैयारी कर रखी थी। उसने एक मौलवी को धमकियां देकर वहां बुलाया था ताकि वो फारिस के पहुंचने से पहले ही जोया को अपनी मलकियत में ले सके। अरमगान का जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि वो जोया की मर्जी या उसके आंसुओं से मुकम्मल बेनियाज था। जोया ने जैसे ही आंख खोली, उसे अपने सामने अरमगान को एक कीमती लिबास पहने और निकाह के कागजात हाथ में लिए देखा। वो जोर से चिल्लाई, तो मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे अरमगान। मेरी रूह और मेरी मोहब्बत सिर्फ फारिस के लिए है। अरमगान ने एक सफ़ाकाना मुस्कुराहट के साथ कहा,
تمہارا فارس اب یہاں نہیں پہنچ سکتا. اس راستے میں نے اتنے جال بچھائے ہیں کہ وہ اپنی زندگی بچانے میں ہی الجھ کر رہ جائے گا. آج شام تک تم میری بیوی بن جاؤ گی اور پھر فارس کے لیے صرف پچھتاوے باقی رہ جائیں گے. ادھر فارس اپنی گاڑی کو دیوانہ وار بھگاتے ہوئے اس ویرانے کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کا پورا وجود غصے اور خوف کے ملے جلے احساسات سے لرز رہا تھا. اس نے دیکھا کہ سامنے کی سڑک پر ایک بڑی رکاوٹ کھڑی تھی، مگر فارس نے گاڑی نہیں روکی. اس نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی اس رکاوٹ سے ٹکرا دی، جس سے اس کی گاڑی کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہو گیا، مگر وہ زندہ بچ گیا. وہ گاڑی سے نکلا، اپنا پستول چیک کیا اور پیدل ہی اس حویلی کی طرف بھاگنے لگا. اسے معلوم تھا کہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. حویلی کے اندر مولوی نکاح پڑھانے کی تیاری کر رہا تھا. ارمغان بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا. اسے شک تھا کہ فارس جلد یا بدیر یہاں ضرور پہنچے گا. جلدی کرو، ارمغان نے غصے سے کہا. ابھی وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ حویلی کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گیا. فارس گرد و غبار میں لپٹا کسی غضبناک دیوتا کی طرح اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ارمغان کے وجود کو لرزانے کے لیے کافی تھی. نکاح کو یہیں روک دو. فارس کی گرجدار آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی. ارمغان نے فوراً زویا کی طرف بندوق تانی اور چیخا، رک جاؤ فارس، ایک قدم اور بڑھایا تو میں اس کی کنپٹی اڑا دوں گا. تم بہت دیر سے آئے ہو. فارس ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر اس نے دیکھا کہ زویا کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی. فارس کو اندازہ تھا کہ یہ ارمغان کا آخری وار ہے. حویلی کا ماحول موت کی طرح ساکت ہو گیا تھا. اب فیصلہ کن لمحہ آ چکا تھا، جہاں ایک طرف فارس کا جنون تھا اور دوسری طرف ارمغان کی حیوانیت. فارس نے آہستہ آہستہ اپنی بندوق نیچی کی، جیسے وہ ہار مان رہا ہو، مگر اس کی نظریں ارمغان کی ہر حرکت پر جمی ہوئی. حویلی میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ہر کسی کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی. فارس نے اپنی پستول زمین پر ڈال دی، مگر اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا. ارمغان کی نگاہیں فارس پر جمی تھی. وہ جیت کی خوشی میں اپنے ہوش کھو چکا تھا. فارس نے مسکراتے ہوئے کہا، ارمغان، تم نے نکاح کے لیے مولوی کو تو بلایا ہے، مگر کیا تم نے یہ سوچا کہ اس کی جیب میں کیا ہے؟ ارمغان چونک گیا. اس نے غصے سے مولوی کی طرف دیکھا. اسی لمحے فارس نے زمین سے پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر تیزی سے ارمغان کے ہاتھ پر دے مارا. درد کی شدت سے ارمغان کی بندوق تھوڑی سی نیچے ہوئی اور اسی ایک سیکنڈ کے وقفے میں فارس بجلی کی طرح ارمغان پر جھپٹا. اس نے زویا کو دھکا دے کر دور کر دیا اور ارمغان کے سینے پر ایک زوردار مکہ رسید کیا. حویلی میں موجود ارمغان کے کارندے آگے بڑھے، مگر فارس نے پہلے سے ہی وہاں کچھ گیس بم چھپا رکھے تھے جنہیں اس نے ایک ہی جھٹکے میں ایکٹیویٹ کر دیا. پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا، جس سے ارمغان کے گنڈے اندھے ہو گئے. فارس نے اندھیرے میں زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے محفوظ جگہ پر کھینچ لایا. زویا کا بدن کانپ رہا تھا، مگر اسے فارس کے لمس سے سکون مل رہا تھا. فارس نے ارمغان کو ڈھونڈنا شروع کیا، جو دھوئیں کی وجہ سے بوکھلا کر ادھر ادھر گولیاں چلا رہا تھا. فارس نے ایک کاری ضرب ارمغان کے سر پر لگائی، جس سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. زویا نے روتے ہوئے فارس کے سینے میں سر چھپا لیا. فارس، میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے. فارس نے اسے مضبوطی سے تھاما. میں نے کہا تھا نا زویا کہ تمہیں کسی کے چنگل میں نہیں رہنے دوں گا. باہر پولیس کے سائرن گونجنے لگے کیونکہ فارس نے آنے سے پہلے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خفیہ پیغام بھیج دیا تھا. ارمغان کے گنڈے پولیس کو دیکھتے ہی فرار ہو گئے، مگر ارمغان وہاں زمین پر پڑا اپنے انجام کا انتظار کر رہا تھا. فارس نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا. اب وہ درندہ قانون کی گرفت میں تھا جس نے برسوں تک ان کی زندگیوں کو تاریک بنا رکھا تھا. حویلی سے باہر نکلتے ہوئے فارس نے زویا کی طرف دیکھا. باہر کی تازہ ہوا نے ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیا. وہ جنگ جو انہوں نے سالوں پہلے شروع کی تھی آج اپنے منتر کی انجام کو پہنچ چکی تھی. ارمغان کی شکست صرف اس کی ہار نہیں تھی، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کی جیت تھی جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے تھے. فارس اور زویا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں سے روانہ ہوئے اور پیچھے ویران حویلی ان کے ماضی کی تلخ یادوں کا مرکز بن کر رہ گئی. اب ان کے سامنے ایک نئی صبح تھی جس میں خوشیوں کی کرنیں صاف نظر آ رہی. موسم بہار کی ایک خوبصورت صبح تھی. پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں سے چھن کر آتی دھوپ نے پورے شہر کو ایک نئی زندگی عطا کی تھی. فارس اور زویا کے لیے یہ صبح برسوں کے اندھیروں کے بعد ایک ایسی کرن تھی جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے. ارمغان اب قانون کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور اس کے مظالم کی داستان اب صرف ایک بری یاد بن کر رہ گئی تھی. ارسلان صاحب نے فارس سے معافی مانگی تھی اور اب ان کے درمیان تمام تلخیاں ختم ہو چکی تھیں.
हवेली के बाग में जहां कभी फारिस ने जोया से मिलने की उम्मीद छोड़ी थी, आज वही बाग उनकी खुशियों का गवाह बन रहा था। फारिस वहां खड़ा जोया का इंतजार कर रहा था। जब जोया सादगी मगर वकार के साथ उसकी तरफ बढ़ी तो फारिस को लगा कि जैसे वक्त वहीं थम गया है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उन बेशुमार दुआओं के थे जो आज कबूल हो चुकी थीं। फारिस ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। जोया, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस लाकर दूंगा। जोया मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में वही पुरानी रौनाई और ताजगी थी। तुमने सिर्फ मेरी खुशियां वापस नहीं की फारिस, बल्कि तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। अब हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कल हमारी आज की मोहब्बत से जुड़ा है। उनकी शादी की तकरीब बहुत सादा रखी गई थी, जिसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त और खानदान के लोग शामिल थे। जावियार, जिसने फारिस का हर कदम पर साथ दिया था, आज सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा था। शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, फारिस और जोया अपने नए घर की दहलीज पर खड़े थे। फारिस ने जोया की तरफ देखा और कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब एक ख्वाब है। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? जोया ने उसके कंधे पर सर रखा और कहा, हमने अपनी तकदीर खुद लिखी है फारिस, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, कोई अंधेरा हमारी मोहब्बत को नहीं मिटा सकता। उनकी कहानी एक दर्स थी कि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, और हौसला हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी एक दिन रेत का ढेर बन जाती है। फारिस और जोया ने एक साथ इस घर में कदम रखा जहां अब सिर्फ सुकून, मोहब्बत और एतमाद का बसेरा था। जिंदगी की किताब में एक नया और खूबसूरत बाब शुरू हो चुका था। मोहब्बत की जीत हो चुकी थी और अब उनके पास सिर्फ आने वाला कल था, जो उम्मीदों और रंगों से भरा हुआ था।